आइए आज हम बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा बेसिक्स कुछ सीख लिए हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अब उसी का एक्सटेंशन अब होने वाला है इस लेक्चर में जो प्रीवियस कहानी हमने सीखी है बेसिक स्ट्रेंथ की। और देखिए जैसे थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा जब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने पढ़ाया था ना, तो अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको बात की थी मैंने। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आपको लिखाया था ना, तो उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना जो कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, उनकी कहानियाँ मैं दिखा रहा हूँ। बाकियों को भी आप इसी अंदाज में फिट कर सकते हैं। वजह क्या है, ज़रा एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, समझिएगा। जैसे मैंने बात करी फिनॉल की और मैंने बात करी अल्कोहल की, तो आपको अच्छे से पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करोगे, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करोगे तो फिनॉल क्या है, ये मोर एसिडिक है देन अल्कोहल। समझ आए? तो यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब पढ़ा रहा था कि कॉन्जुगेट बेस यानी कि फिनॉल का फिनॉक्साइड, फिनॉल जो देगा वो आपको क्या देगा, फिनॉक्साइड, और अल्कोहल जो देगा वो देगा अल्कोक्साइड। तो ध्यान दो, ये कितना अच्छा एसिड होगा जितना इसका फिनॉक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा ना। समझ पा रहे हो? और फिनॉक्साइड के पास देखो ना नेगेटिव चार्ज है, तो फिनॉक्साइड वापस H प्लस को गेन करके, ध्यान दो, वापस H प्लस को गेन करके ये क्या कर सकता है, फिनॉल बना सकता है ना। अरे बना सकता, हमने बना सकता, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड है वो बेस है और फिनॉल जो है वो क्या एसिड है। यहाँ पे अल्कोहल क्या है, बेस है, और जो एल्कोक्साइड है वो क्या है, मेरा मतलब अल्कोहल यहाँ पे एसिड है और एल्कोक्साइड यहाँ पे क्या है, बेस है, क्योंकि अल्कोहल H प्लस देगा और एल्कोक्साइड H प्लस लेगा। समझ आ रहा है? तो फिनॉल उतना ही अच्छा एसिड होगा जितना फिनॉक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा ना, रिलेटिव टू एल्कोक्साइड। तो आपको अच्छे से पता है कि फिनॉक्साइड का नेगेटिव जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड से ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है। फिनॉल का H प्लस देना रिलेटिवली इजियर होगा देन अल्कोहल। याद आया? तो ध्यान दो, दोनों तो स्ट्रांग नहीं हो सकता कि फिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आगे निकल जाए और फिनॉक्साइड बेसिक में भी नहीं। आपको बताया था अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी ना, तो ये रिएक्टिव ज्यादा है, H प्लस आसानी से दे देंगे। तो इसीलिए फिनॉक्साइड क्यों, क्योंकि फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड से क्या है, ज्यादा है। तो जब ये स्टेबल ज्यादा होगा तो वापस से H प्लस लेकर के पीछे जाने के इसके चांसेस क्या उतने ही अच्छे होंगे जितने कि एल्कोक्साइड के? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब स्टेबल हो जाओगे तो मस्त हो जाओगे ना, मस्त हो जाओगे तो फिर काम नहीं करना चाहोगे ना। कुछ आ रहा समझ में? आमतौर पर यही परसेप्शन होता है। तो वही कहानी आ गई कि फिनॉक्साइड क्या है, स्टेबल है, इसीलिए एल्कोक्साइड से क्या है, खराब बेस। एल्कोक्साइड से क्या है, खराब बेस। तो वही अब उसी पैटर्न पे बाकियों की भी कहानी यहाँ पे क्या की गई है, ड्रॉ की गई है। समझ पा रहे हो? तो जब भी कोई एनायन आपके सामने हो तुरंत उसके साथ H प्लस जोड़ करके उसका एसिड बना लो, और उसका एसिड बना लोगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर था। तो अब उसका जो कॉन्जुगेट एनायन है अब उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जब इन सब के साथ H प्लस जोड़ दोगे तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, अगर मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो वही रिवर्स कॉन्जुगेट एनायन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? क्योंकि एसिड जितना अच्छा होगा उसका कॉन्जुगेट एनायन यानी कि उसका बेस उतना ही खराब होगा। समझ पा रहे हो? एसिड जल्दी से H प्लस लूज करके अपना बेस बनना चाहता है ना, तो बेस मस्त होगा, मजे में होगा, तो वो H प्लस लेना नहीं चाहेगा। समझ पा रहे हो? अरे भाई ये H प्लस बेस नहीं लेना चाह रहा था, तभी तो जल्दी से एसिड ने H प्लस को छोड़ के यहाँ पहुंच गया ना। कुछ आया समझ में? बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ आ गया। अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस के 2 लेक्चर बनाए हैं जहाँ पे एसिड बेस की कहानी कैसे चलती है वो आपको समझाया है, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ समझाया है, और एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने के बाद दोनों लेक्चर्स फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे आइए, एकदम जन्नत दिखेगी आपको। ठीक है ना? आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कुछ और। तो ये आपके ऑर्डर हो गए किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के, कि ये बेसिस किस तरीके से काम करेंगे। समझ पाए? आप जरा अगली कहानी देख लो, बाकी को रिलेट कर लोगे मुझे ऐसा लगता है। कुछ मैं आपको ध्यान से दिला देता हूँ। देखो इसको अमाइड बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? अमाइड। ये बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है। क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग बेस। समझ पा रहे हो?
अगर याद कराऊं आपको तो अमोनिया क्या था, स्ट्रॉन्गर एसिड था देन इथाइन, इसीलिए एमाइड क्या स्ट्रॉन्गर बेस है देन इथाइनाइड। समझ पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं इथाइनाइड, इथाइनाइड, इसे क्या बोलते हैं अमाइड। समझ पा रहे हो, इसे एल्कोक्साइड बोलते हैं, बड़ा फेमस है, ठीक है ना। यहां पे देखो, ये याद रखियो कि ये क्या है, ये बहुत जबरदस्त वाले बेस है। वैसे ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, लेकिन ये आपको आगे ग्रिग्नार्ड रीजन में और बाकी कई जगह पे मिलने वाले हैं, तो इनका जरा ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा ना कि हाइड्रोजन से H प्लस निकालना बहुत ही मुश्किल है, दोनों H सेम स्ट्रेंथ, कोई किसी को छोड़ के भागने वाला नहीं है, तो इसीलिए H माइनस बहुत जबरदस्त बड़ी मुश्किल से बनता है ये, और अगर बन भी गया तो जल्दी से H प्लस गेन करके H2 बनना चाहेगा। ये मिथेनाइड, ये क्या अगर बन भी गया तो बड़ी मुश्किल से मीथेन, मीथेन CH4, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई खास पोलैरिटी नहीं, H प्लस देना बड़ा मुश्किल है। समझ पा रहे हो, अगर ले भी लिया उससे H प्लस, उसको एनायन बना भी दिया तो वो स्टेबल नहीं है, मजे में नहीं होगा, बोलेगा लाओ H प्लस जल्दी, भागना है मुझे पीछे, मेरी स्टेबिलिटी मीथेन के फॉर्म में, मिथेनाइड के फॉर्म में नहीं है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान दो, ये मीथेनाइड है, मीथेन पे आइड है, ये किस पे इथाइन पे आइड है ना। ये सब गलती करते हो, ध्यान देना नाम में, बाकी सब चीजें आगे आएंगी। आप जरा समझाता हूं कुछ और। लीविंग टेंडेंसी, क्या लीविंग टेंडेंसी, ये क्या चीज है जरा समझो। मैंने तुम्हें समझाया है ना, लीविंग टेंडेंसी छोड़ के भागने वाली आदत। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कई बार लोग कहते हैं ना अपनी करंट जॉब से वो क्या होते हैं अनसेटिस्फाइड होते हैं, जो काम वो करंट में कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे, मज़ा नहीं कर रहे, उसमें अच्छा फील नहीं कर रहे, इवन उसमें क्या होते हैं सफोकेटेड होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, परेशान होते हैं। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात मुझे बताओ, ऐसा तुमने मूवीज या रियल लाइफ में तो देखा होगा ना कि करंट जॉब में कोई सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छी बात, आप सुनो ध्यान से। क्या लगता है कोई इंसान जैसे आज उसका कुछ मन खराब हुआ अपनी जॉब को लेके, अपने जॉब के माहौल को लेकर के, या जहाँ काम करता है उस ऑफिस के माहौल को लेकर के, और अब कह रहा है नहीं अब इस कंपनी में काम नहीं करना, यहाँ पे काम नहीं करना, क्या लगता है वो तुरंत छोड़ देगा जॉब, तुरंत ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस जॉब से उसके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं, सिक्योरिटी आती है, तो वो तुरंत छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान दो, उसके मन में बैठा हुआ है कि इसको छोड़ देना है, इस जॉब को, इस जगह को छोड़ देना है, लेकिन कब तक नहीं छोड़ेगा, मतलब उस जॉब को छोड़ करके भागना चाहता है, लीव करना चाहता है, लेकिन कब लीव करेगा, जब उस जॉब को छोड़ने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि यहाँ से रिज़ाइन करूँगा तो इससे अच्छी जॉब उसे मिल जाएगी, यानी कि इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसे मिल जाएगी, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी, उसी दिन क्या करेगा, इस जॉब को छोड़ के भाग जाएगा ना। समझ पा रहे हो, यानी कोई भी इंसान किसी करंट सेटअप को छोड़ के भागता कब है, तब भागता है जब छोड़ने के बाद उसको ये पता हो कि जिसको छोड़ के जा रहा है, जिसको ये छोड़ के जा रहा है ना, देखो इधर आर को छोड़ के जा रहा है ना, तो जब छोड़ के जाने पे इसकी स्टेबिलिटी, ये तंग नहीं होगा, परेशान आत्मा नहीं बन जाएगा, या इसके स्टेबल होने के चांसेस होंगे, तो ये पुराने को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, या पुराने को छोड़ के चला जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी को छोड़ने के बाद आपके स्टेबल होने के चांसेस जितने ज़्यादा होंगे, आप उसको छोड़ के, आप उसे छोड़ के भागने के चांसेस आपके भी उतने ही ज़्यादा होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस मार्कर को मेरे हाथ से निकलने के बाद इस फॉर्म में रहने में स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही आसान होगा मेरे हाथ को छोड़ के भागना इस मार्कर के लिए। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको, समझ आ गया। तो वही बात यहाँ भी है कि बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान दो, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही खराब होगा। समझ पा रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लो, मैं दिखा रहा हूँ, आपको पता है HI क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है HBr से, बता रखा है आपको। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो H और I छोड़ के, H और I का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजियर होगा, इसीलिए H प्लस का निकलना इजियर होगा देन HI में, देन HBr में, ठीक है ना। तो आप जरा बताना, I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या Br माइनस, बोलो। तो बिल्कुल सही है, जब
HI जल्दी से H प्लस को छोड़ के भागना चाहता है, HI जल्दी से, मेरा मतलब HI में I माइनस को छोड़ करके H प्लस जल्दी से भागना चाहता है, या HI अच्छा एसिड कैसे है, क्योंकि वो बहुत आसानी से H प्लस दे सकता है। तो ऐसे में इसका मतलब क्या है, H प्लस और I माइनस जल्दी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो जब जल्दी से एक दूसरे से अलग होंगे मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, मतलब I माइनस H प्लस के साथ एंजॉय नहीं कर रहा है। तो I माइनस जब बन जाएगा, जब ये H प्लस देने के बाद I माइनस बन जाएगा, तो I माइनस को तुम बोलो लो भाई H प्लस ले लो एक, क्या बोलेगा, नहीं अभी तो उसको छोड़ के आ रहा हूं, फिर उसके साथ नहीं जाना, मुझे जहर है एकदम से वो, समझ पा रहे हो, तो फिर उसके साथ नहीं जाना। मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, I माइनस, I माइनस स्टेबल होगा Br। तो ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है, स्टेबिलिटी का, नोट कर लो। ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है, ये कौन सा ऑर्डर लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ AS का, समझ पा रहे हो, ये ऑर्डर किसका है, AS बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो समझ पाए, जो जितना ही स्टेबल एनायन होगा उतना ही वो क्या होगा, खराब बेस। और अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में देखो तो I माइनस क्या, चूंकि स्टेबल है तो ये H प्लस को छोड़ के भागने में एकदम इसकी क्या महारत है, एकदम इसकी स्ट्रेंथ है। तो उसको जब वापस बोलोगे H प्लस ले लो, नहीं लेगा, मतलब ये स्टेबल होगा तो उतना ही खराब क्या होगा, बेस होगा, तो ये H प्लस लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो समझ पाए, को समझ पा रहे हो कि जितना अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट एनायन उतना स्टेबल होगा, और जितना वो स्टेबल होगा उतना H प्लस लेने की वो कोशिश नहीं करेगा, मतलब उतना ही खराब वो बेस भी होगा। तो सारी बात रिलेट कर गए। और ध्यान दो, जब जितना अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट एनायन उतना स्टेबल होगा, तो वो किसी के साथ भी होगा, अगर वो किसी के साथ भी होगा तो वो भागने में उतना ही मस्त होगा, उतना ही, क्योंकि देखो जैसे I माइनस H के साथ से भगा और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अपने साथ लेके भगा और I माइनस के फॉर्म में स्टेबल हो गया, तो अगर वो R के साथ लगा है और बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, I माइनस बन जाएगा। तो I माइनस चाहे वो R के साथ वाला हो या I माइनस HI के साथ वाला हो, बना तो I माइनस ही, बना तो I माइनस। तो जैसे H के साथ वाला I माइनस मजे में है, वैसे R के साथ वाला I माइनस भी क्या है, मजे में है। जिसे कहते नहीं है, अगर तुम एक को छोड़ के भागना चाहते हो ना, मतलब किसी को जल्दी से फायदा लिया फिर भाग गए तुम, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा एटीट्यूड है। तो तुम कल को किसी और के साथ भी जाओगे तो जैसे तुम्हारा फायदा पूरा होगा तुम भागोगे, वो तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे नेचर का हिस्सा बन जाएगा कि फायदा लो, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लो, I माइनस बनो, भागो। अब वो चाहे R के साथ हो चाहे H के साथ हो, मतलब तुम ये बोलोगे कि बॉन्डेड फॉर्म में नहीं रहना, बस भागना, बस भागना। बॉन्डेड फॉर्म में से ज्यादा हम कहाँ मस्त हैं, जब I माइनस के फॉर्म में। तो यानी कि समझ पाए, जो जितना खराब बेस होगा वो अपने एनायनिक फॉर्म में उतना ही ज्यादा स्टेबल रह सकता है। तो ऐसे में अब ये I माइनस क्या होगा, I माइनस के भागने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जब RO माइनस आएगा, कौन आएगा, जब RO माइनस आएगा, तो ध्यान दो RO माइनस की लीविंग टेंडेंसी कहाँ है, देखो RO माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान दो RO माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ I माइनस से बहुत ही ज्यादा है, मतलब RO माइनस H प्लस कम से कम ज्यादा आसानी से लेना चाहेगा देन I माइनस। इसीलिए RO माइनस कम से कम, देखो सारा खेल रिलेटिव चल रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे कोई हार्ड कोर बातें नहीं, रिलेटिव बातें चल रही है, ठीक है ना। तो RO माइनस क्या है, RO माइनस के पास H प्लस के साथ बॉन्ड करने की एबिलिटी I माइनस से क्या है, तो आप बोलोगे ज्यादा, क्योंकि RO माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो RO माइनस का H प्लस के साथ जुड़ने का एबिलिटी I माइनस से ज्यादा है, मतलब RO माइनस के पास बॉन्डिंग करने की एबिलिटी किससे ज्यादा है, I माइनस से ज्यादा है, समझ पा रहे हो। मतलब RO माइनस अपने बॉन्ड को अच्छे से निभाता है, अपनी बॉन्डिंग को अच्छे से निभाता है देन I माइनस। तो अब जब R के पास दो ऑप्शन होंगे, क्या, RO माइनस और I माइनस के, तो वो किसके साथ जाएगा बोलो, तुरंत तुम बोल दोगे RO माइनस के पास बॉन्ड बनाने की एबिलिटी I से ज्यादा है ना, RO माइनस की एबिलिटी बॉन्डेड फॉर्म में रहने की I माइनस से ज्यादा है ना। इसीलिए जब ये I और RO माइनस एक दूसरे के सामने आएंगे तो फिर क्या होगा, RO माइनस बॉन्डेड सेटअप में I माइनस से ज्यादा स्टेबल है, तो RO माइनस आएगा, बॉन्ड बनाएगा और I माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। तो किस सारा खेल किसका, स्टेबिलिटी का, सारा खेल किसका है,
स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको क्या हो रहा है, अगर आपको जस्ट एक शॉप पे कोई चीज कितने की मिल रही है, मान लो 100 रुपीज की मिल रही है, 100 की, और दूसरी शॉप पे कितने की मिल रही है, 105 पे, 105 पे, एक जगह पे 100 की मिल रही है, एक जगह पे 105 की, तो आप कहाँ से खरीदारियां करोगे, कहाँ से खरीदोगे कोई चीज, बोलो भाई, आपको 5 रुपए महंगा पड़ रहा है ना, तो आप वही चीज क्या बोलोगे भाई, 100 वाले क्या खरीदो। तो यानी कि आप 100 रुपीज में यानी कि सस्ती चीज खरीद के ज्यादा स्टेबल थे ना, सेम क्वालिटी सेम थी, लेकिन पैसे आपको कम देने पड़ रहे, तो आप कम पैसे में ज्यादा स्टेबल हो ना, तो तुरंत ज्यादा वाले को तुमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, क्या कर दिया, कम वाले से ज्यादा वाले को सब्स्टिट्यूट, मतलब तुम जिसमें ज्यादा स्टेबल हो उसके साथ रहे, जिसके साथ कम स्टेबल थे उसको बाहर निकाल दिया। तो वही कहानी यहाँ भी है कि आर ओ माइनस के पास बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा है देन आई माइनस, इसीलिए ये बॉन्डेड सेटअप में आ गया, और आई माइनस आर ओ माइनस के कंपैरिजन में उसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, उसके पास भागने की एबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए आर ओ माइनस से बोला भाई तुम आओ बॉन्ड करो, तुम्हारे पास बॉन्डिंग की एबिलिटी ज्यादा है मेरे से, और मेरे पास तुमसे भागने की एबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मुझे भागने दो। समझ पा रहे हो मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, जो जिस काम में बेटर है उसको आ करके ये क्या कर रहे हैं, वो काम दे रहे हैं, और खुद जिसके रिलेटिव में जिस काम में बेटर है वो ये खुद करने लग रहे हैं। मतलब क्या, बहुत ही जबरदस्त यहाँ का सिस्टम चल रहा है। समझ पा रहे हो, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहा है। ये कह रहा है मैं बॉन्डेड में सेट अच्छा हूं तुमसे, और ये कह रहा है मैं लिविंग में तुमसे अच्छा हूं, तो जो जिसमें अच्छा है वो कर रहा हो, तो ऐसे में फिर क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चले। अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि जो जितना खराब बेस वो उतना स्टेबल होगा रिलेटिवली, तो उतना ही उसके जब स्टेबल होगा, तो अगर वो भाग भी जाएगा बॉन्डेड सेटअप से तो वो स्टेबल होगा ना, तो ऐसे में उसके भागने की टेंडेंसी, उसके लीव करने की टेंडेंसी, उसको किसी सेटअप को छोड़ के भागने की, वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी। तो समझ आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ अगर क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी एनायन की क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो उसको तो वो किसी भी सेटअप में होगा तो जल्दी से छोड़ के भाग जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ड्रॉ कर लो इसको, बना लो सारा कुछ। चलो ध्यान से यहाँ पे देखना थोड़ी कहानी को, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि NH2 माइनस क्या स्ट्रॉन्गर बेस है देन एल्काइनाइड, ठीक है ना। एल्काइनाइड का यहाँ प्रॉपर एग्जांपल क्या, प्रोपाइनाइड, मतलब एल्काइन के कंपैरिजन में NH2 माइनस क्या स्ट्रॉन्गर बेस है ना, तो उसने देखो ना H प्लस गेन करके खुद को NH3 बनाया, और साथ में इनको क्या कर दिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बना दिया, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल आपको दे दिया, और भी। अब आइसोटोप इफेक्ट जरा देखोगे, ये कहानी क्या रहने वाली है। ड्यूटीरियम और ट्रीशियम या ट्राइटियम जो भी आप बोलना पसंद करते हो ना, पता होगा ना आपको। छोटी सी कहानी अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको अच्छे से पता होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम D, और 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्रीशियम 3T। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर समझा चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चल रहे थे, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में सारी कहानियां एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो ये नीचे लिखा होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये जो ऊपर है 2 1 2 3 जो आप देख रहे हो, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास एक ही प्रोटॉन है, और वही ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भी सम कितना, एक ही है, तो मतलब एक ही प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के पास। इसके पास एक प्रोटॉन है और सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 2 है, तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन है। इसमें एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ये सम होता है, ये 3 है, तो अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो यानी कि न्यूक्लियस किसका हैवियर होता जा रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना, सब समझा चुका हूँ पहले। इसको दिक्कत हो जाके बेसिक लेक्चर्स देखो जीओसी के, ठीक है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक 1 2 3 3 लेक्चर्स। तो ऐसे में इसका मतलब क्या है कि हैवियर कौन सा, हाइड्रोजन, और फिर ड्यूटीरियम, और फिर हाइड्रोजन टिपिकल, ठीक है ना, आई बात समझे, 1H1 वाला। तो ये है, और आप जानते हो किसी एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे लोकलाइज्ड है, न्यूक्लियस में ना, ये सब कहानी समझाई जा चुकी है तुम्हें। तो ऐसे में न्यूक्लियस इसका हैवियर, वो एटम भी क्या हो जाएगा, हैवियर।
तो इस तरीके से कहानी को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन। तो ये हैवियर का मतलब समझ पाए, बीइंग ड्यूटीरियम एंड ट्रिशियम हैवियर देन एच। अब इससे क्या होगा जरा समझना कि जो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ड्यूटीरियम और ट्रिशियम को अपने साथ लेके चल रहे हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे आरडी और आरएच। मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा समझना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं आरडी और आरएच की बात कह रहा हूँ। तो जरा देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं आरडी और आरएच की बात करूं तो आरडी का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा। आरडी के बॉन्ड क्या होते हैं, ये नोट कर लेना, या भी नोट कर लो पहले ही। आरडी के बॉन्ड आरएच से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। समझ पा रहे हो, क्योंकि डी का, ड्यूटीरियम का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्डेड सेटअप में ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब छोड़ के भागने वाली टेंडेंसी इनके पास एच से ज्यादा है, कम है, बोलो समझ पाए। तो वही ध्यान यहाँ भी है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहानी समझ पाए। तो इस तरीके से इनकी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि जब छोड़ के भागे ही नहीं तो दूसरा इनके जगह पे आएगा नहीं, तो कुछ पुराने से नया बना नहीं पाओगे, तो इनकी रिएक्शंस क्या होने वाली, स्लो। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कोई बेसिक स्ट्रेंथ मत लिख लियो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब ये डी है, ये डी, ठीक है, ये डी है। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या कहानी होने वाली, जरा देखो। ये आर एम जी एक्स का जो आर होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको अगर कोई भी ऑक्सीजन से लगा डी या ऑक्सीजन से लगा एच अगर मिल जाएगा, तुरंत ये क्या करेगा, उस डी प्लस को खींच के खुद को आर डी बना देगा, और जो बचा एम जी एक्स है उसके साथ D2O का बचा OD जाके कंबाइन कर जाएगा। ठीक वही फैक्टर यहाँ पे एक और आपको दिखाया है कि NH2 माइनस ने H, जरा समझना, एक छोटी सी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी तब मजा आएगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी लगे हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, H प्लस के फॉर्म में निकल सकते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्बन नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगे हाइड्रोजन, जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है मोर एंड मोर, इसीलिए उस H पे जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा है उस H को H प्लस के फॉर्म में किसी बेस के लिए निकालना क्या होता है, ईजियर होता है। और आपको तो पता भी है कि NH2 माइनस एल्काइन से स्ट्रॉन्गर बेस है, अभी समझाया। तो इसने आया और H प्लस को लेके गया और बचा इथाइनाइड, आपको पता मतलब एल्काइनाइड। तो यहाँ पे जो माइनस है, तुरंत ये एक अच्छा बेस तो है ही, तो D2O से क्या किया आपको अच्छे से पता है ना, एक अच्छा बेस होने की वजह से तुरंत D2O से D प्लस क्या किया, इसने विड्रॉ किया और खुद को ये बना दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो पहले हाइड्रोजन हुआ करता था जिस जगह पे, उस जगह पे थोड़ा सा कहानी करने के बाद कौन आ गया, ड्यूटेरियम आ गया। कुछ समझ पा रहे हो, तो आइसोटोप मतलब एक आइसोटोप की जगह पे आप दूसरा ले आए, कहानी को समझ पाए। ठीक है, यही काम ROH में O से लगा H, देखो KH इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्राइड, और पोटेशियम हाइड्राइड क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्राइड, HYDRIDE हाइड्राइड, H माइनस, समझ पा रहे हो। तो ये H माइनस यहाँ से निकलेगा और इस H प्लस को O से लगा H प्लस के फॉर्म में निकाल के H2, और ये RO माइनस और K प्लस एक साथ में। कुछ आया, अच्छा इसमें अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, और वजह यह है क्योंकि आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों समझा चुका हूं। तो अगर आप रिलेट करोगे ना, आपको समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके वीक एसिड वीक बेस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे ना, और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ही रिएक्शन भागती है। तो बाकी वो सारी बातें आपको समझा चुका हूँ। थोड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और लीविंग टेंडेंसी को रिकॉल करते हुए ज्वाइन करो और मजा आएगा, जादू दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी रिएक्शंस को अच्छे से याद रखना बहुत ही खास है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानी करते हैं। बना लो इसको, सारे बना लो, बना लो इसको, देख लो जरा। यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं। वजह क्या है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना वैसा ये होने नहीं देते हैं। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया ना कि वाटर आपके लिए क्या होता है, दिक्कत की बात भी हो सकता है। उसका एग्जांपल ले लो, जैसे एल्काइन है, NH2 माइनस के साथ रिएक्शन कराने वाले थे, तो NH2 माइनस क्या करता है, H प्लस यहाँ से विड्रॉ करता है और एल्काइनाइड बनाता ना। लेकिन एक्चुअल में एक वाटर जो है वो एल्काइन से क्या है, अच्छा एसिड है,
इसीलिए वाटर आसानी से H+ दे सकता है देन एल्काइंस। आपको अच्छे से पढ़ाया है एसिडिक स्ट्रेंथ में, जिनको दिक्कत है जाके रिवाइज करो, ठीक है। तो ऐसे में NH2 माइनस इससे H+ लेने की बजाय जो आसानी से H+ दे सकता है वाटर, उससे H+ लेकर के और खुद को क्या बना दिया, NH3। खुद को क्या बना दिया, NH3। और साथ में जब NH3 बनाएगा तो और भी क्या देगा, और भी क्या देगा, हाइड्रोक्साइड भी तो देगा, जो वाटर से H+ छीना है। समझ पा रहे हो। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो NH2 माइनस इसके साथ इंगेज होने वाला था, वो NH2 माइनस इसके साथ अपने इंगेजमेंट बना लिया। तो आप समझो ना, वाटर अगर आपका सॉल्वेंट नहीं होता तो जो आपने उम्मीद की थी सब कुछ वैसा ही होता। वो NH2 माइनस का एंगेजमेंट एल्काइन के साथ होता, लेकिन उसके साथ ना होकर के वाटर के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सॉल्वेंट वाटर का यूज कर लिया ना। तो पॉइंट ये, जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हो, तो उसके लिए कई बार आपको क्या यूज करना पड़ता है, वाटर को आपको यूज नहीं करना चाहिए एज अ सॉल्वेंट, यानी कि एक्वा सॉल्यूशंस को हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो उसी के बारे में थोड़ी कहानी लिखी हुई है। इफ वी ऐड पोटेशियम एल्कोक्साइड या NH2 माइनस ले लो, तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, आपको दोनों पता है कि एल्कोक्साइड और NH2 माइनस दोनों ही स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं हाइड्रोक्साइड से। वजह क्या है, वजह क्या है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अमोनिया और अल्कोहल दोनों ही खराब एसिड हैं देन वाटर से, इसीलिए उनके एनायंस अच्छे बेस होंगे देन हाइड्रोक्साइड, जो कि वाटर का क्या है, कॉन्जुगेट एनायन हाइड्रोक्साइड OH माइनस। इसे समझा चुका हूं, दिक्कत है जाके देखो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे इन वाटर एल्कोक्साइड क्या है, वो चूंकि स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, हाइड्रोक्साइड से, तो ऐसे में एल्कोक्साइड अगर होगा तो वाटर से तुरंत H+ लेकर के, चूंकि वो स्ट्रॉन्गर बेस है तो वाटर से H+ लेकर के क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड में। एग्जांपल इसका दे देता हूं, जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे जरा लिख दे रहा हूं। देखो अगर एल्कोक्साइड है तो ये वाटर से H+ ले लेगा और क्या बना देगा, ROH, और साथ में हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्या देखा, ये Sb बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस, H2O आपको पता है H2O स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये अल्कोहल क्या है, ये वीक एसिड है, और हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। तो आप क्या देख क्या पा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हो। Sb स्ट्रॉन्गर बेस, ऐसे स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर बेस, तो स्ट्रॉन्गर बेस से आप वीकर बेस की तरफ जा रहे हो, मतलब रिएक्टिविटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। मस्त बात, मजे की बात, होगा काम जबरदस्त तरीके से। तो इसलिए एल्कोक्साइड, जो एल्कोक्साइड आया था कि किसी सबस्ट्रेट पे जाके वो एक्शन लेगा, किसी सबस्ट्रेट पे, कहां सबस्ट्रेट मतलब जिस पे अटैक होगा ना, उस पे जाके कुछ काम करेगा ये, वो इंगेज किसके साथ हो गया, आपके सॉल्वेंट के साथ। तो ऐसे में जो आप चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही नहीं होने वाला ना। तो मतलब आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करना होगा जिसके साथ ये आपका एल्कोक्साइड इंगेज ना हो, और जिसके लिए इसको लेके आए थे उसी के साथ क्या करे, ये रिएक्शन करे। कुछ आया समझ में या कोई डाउट है, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा क्यों रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ, और अब कैसे इसको बचाएंगे वो जरा देखिएगा। तो तुरंत क्या करेगा ये, चूंकि अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस है, वाटर से H+ विड्रॉ करके, और वीकर बेस, और क्या करेगा, H+ फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म वीकर बेस देन एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड अभी था ना, एल्कोक्साइड से वीकर बेस, कौन सा वीकर बेस होगा, डेट इज I.E का मतलब डेट इज हाइड्रोक्साइड बना देगा। और बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको लिख दी, इट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छे से देखिएगा, अब देखिएगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज बेसिस इन aqueous solution फॉर द डिजायर्ड रिएक्शन विच इज मोर बेसिक देन हाइड्रोक्साइड। समझिएगा, सो क्या नहीं यूज कर सकते आप, उन बेसिस को एक्वस सॉल्यूशन में नहीं यूज कर सकते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड से क्या स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड से अगर वो स्ट्रॉन्गर होंगे तुरंत वाटर से H+ छीन करके और हाइड्रोक्साइड को बना देंगे। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें।
So we choose solvent which is lesser acidic than water. lesser acidic हो water से, क्योंकि जब वो water से lesser acidic होंगे तो जल्दी से solvent को क्या नहीं देंगे, H प्लस नहीं दे देंगे. तो इस तरीके से solvent उनके साथ engage नहीं हो पाएगा. और solvent जब उनके साथ engage नहीं हो पाएगा, मेरा मतलब है वो जो attacking part है ना RO माइनस जैसे, तो जब वो solvent के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि ऐसे सॉल्वेंट यूज करोगे जो कि वाटर से क्या है, वीकर एसिड है. तो ऐसे में वो जो सॉल्वेंट अब आप यूज कर रहे हो वो आसानी से आरओ माइनस के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे. तो फिर आरओ माइनस जिनके लिए रिएक्शन के लिए आया था रिएक्शन में, उन्हीं से रिएक्शन करेगा. मतलब जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए वैसा ही होगा, यानी कि अब आपके सॉल्वेंट के साथ वो इंटरैक्शन नहीं करेगा. कोई दिक्कत तो नहीं है. So it can't give H plus to the bases. जो आपके बेसिस ये ले रखे ना उसको H plus नहीं देगा. So desired reaction can be done. कुछ सॉल्वेंट के नाम है जो आप वाटर के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हो ताकि वो बेसिस के साथ इंगेज ना हो. तो वो सॉल्वेंट्स हैं लिक्विड अमोनिया, डाइथाइल ईथर एंड हेक्सेन. ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जो वाटर की जगह पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जो आप बेस यूज कर रहे हो उसको जहां अटैक करना चाहिए, जिसके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए उसी के साथ करे, और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट ना कर पाए. नोट कर लो भाई, नोट कर लो. जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर आपने यूज किया और इसी में अगर हम क्या यूज कर देते, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है और NH2 माइनस की रिएक्शन थी, बस हम क्या यूज कर देते, क्या हमने यूज करना था, हम बस इसमें यूज कर देते लिक्विड अमोनिया. क्या यूज कर देते, लिक्विड अमोनिया. तो यही रिएक्शन जो अभी होने वाली थी उसके जगह पे क्या हो जाता है, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और साथ में ये NH2 माइनस इससे H प्लस लेकर के खुद को क्या बनाता, अमोनिया. समझ पा लो, यानी कि ये रिएक्शन कुछ आपकी ऐसे होने वाली थी. तो आपके वाटर यूज करने की वजह से तुरंत ये इसके साथ एंगेज कर गया NH2 माइनस और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिए. और अगर हाइड्रोक्साइड और इथाइनाइड का क्या होगा, एल्काइनाइड का, वो अलग बात है. लेकिन पॉइंट ये, जो चाह रहे थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब आपने लिक्विड अमोनिया का यूज किया तो जो चाह रहे थे इस पे अटैक करे आपका बेस, तो आपका बेस इसी पे अटैक किया. समझ पा रहे हो, ये चूंकि H प्लस विड्रॉ हो गए ना तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस होगा ना. समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है. बहुत बढ़िया, नोट कर लो. अब इससे आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानियां करते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और भी हैं. जैसे अल्कोहल देखो यहाँ पे H प्लस को गेन कर रहा है अपने लोन पेयर का यूज करके, तो वो क्या हो गया, वो देखो अपना कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है. मतलब यहाँ पे अल्कोहल बेस की तरह काम कर रहा है. कार्बोनिल्स, कार्बोनिल आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है ना. यहाँ दोनों तरफ R लगा दोगे तो कीटोन, मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन तो कीटोन, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड ही बनेगा, बट वो फॉर्मेल्डिहाइड आप उसे बोलोगे, जानते हो क्या. तो यहाँ देखो अपने लोन पेयर का यूज करके H प्लस को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है. यहाँ एल्कीन का देखो अपने पाई बॉन्ड का यूज करके H प्लस को गेन कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, ये भी एक बेस की तरह काम कर रहा है. मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. दूसरा, अगर इसको इसको रिवर्ट आना हो तो किसी तरह काम करेगा, ये H प्लस देने का काम करेगा, तो ये एसिड की तरह काम करेगा. मुझे लगता है ये सब आपको बातें समझ आ चुकी होंगी. चलते हैं इसके आगे, कुछ और भी हम कहानियां करने वाले हैं. आइए एक और केस यहाँ पे देख लेते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट. प्यार से इसे SIR बोलते हैं. एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है. SIR प्यार से सर, अरे वाह, क्या हो रहा है ये, डिस्टर्बेंस इन एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. समझ पा रहे हो, मतलब स्पेस में जो ग्रुप्स प्लेस्ड है ना, तो काफ़ी करीब करीब आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आखिर ग्रुप्स में क्या है, बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को सेम रिपल्शन ही तो करेगा ना. बॉन्ड पेयर या लोन पेयर अगर हैं, वो किसी भी ग्रुप में है, तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर में फाइनली इलेक्ट्रॉन ही तो है. तो ऐसे में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही तो करेंगे. तो रिपल्शन की वजह से क्या है, स्टेबिलिटी घटेगी. स्टेबिलिटी तो आपको मैक्सिमम चाहिए, तो ऐसे में रिपल्शन को कम से कम करना होगा. और रिपल्शन को कम करने के लिए क्या यहाँ पे कुछ सीन होता है, जरा देखो. देखो यहाँ पे आर पार्ट है, ठीक है ना. आर पार्ट में मैं यहाँ पे आर पार्ट का मतलब क्या है, कोई मिथाइल कोई इथाइल है ना, एल्काइल्स है ना, टिपिकल एल्काइल्स तो आप जानते हो इतना दूर अगर आप मेरे साथ चले आए हो तो, है ना. या अगर नहीं भी आए हो साथ साथ मेरे, अभी अभी आए हो, तो कम से कम इतना तुमसे मैं उम्मीद करता हूँ. और अगर इतना नहीं आता है तो जाके प्रीवियस वीडियोस देखो बेसिक से, ठीक है ना.
तो ये क्या होगा, ध्यान दो, सब्स्टिट्यूएंट को कहां होना चाहिए, टू, ये देखो ये ग्रुप है ना आपका फर्स्ट पोजीशन, जहां ग्रुप लगा हुआ फर्स्ट पोजीशन, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, जबरदस्त हिंड्रेंस होनी चाहिए। जबरदस्त हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, जबरदस्त हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये तंग होगा, और ये तंग होने की वजह से क्या बोल देगा, ध्यान दो जरा, ध्यान से, अगर बेंजीन रिंग यहाँ है और आर से लगा जो कार्बन है वो इसी प्लेन में है, क्योंकि आप जानते हो ना बेंजीन के तीनों ही बॉन्ड जो कार्बन के हैं वो ट्रायगोनल, मतलब मेरा मतलब है प्लेनर सेटअप में है ना, एक ही प्लेन में होंगे ना, तो अगर ये इसी प्लेन में होंगे तो Nr2 को भी इसी प्लेन में होना चाहिए था, क्योंकि बेंजीन से जैसे ये N बॉन्डेड है वैसे इसका कार्बन भी तो बॉन्डेड है, और बेंजीन के तीनों ही बॉन्ड जो कार्बन से, एक कार्बन से 3 बॉन्ड बने होते हैं प्लेनर होते हैं ना, तो प्लेनर होने चाहिए। तो सब जब एक ही प्लेन में होते तो एक दूसरे से ज्यादा रिपल्शन करेंगे, इसीलिए क्या बोलता है इन आर को, ये आर से जो कार्बन है और बेंजीन है, इनको एक ही प्लेन में रहने देता है, और इसको Nr2 को दोनों तरफ से रिपल्शन आ रहा होता है, इसलिए क्या बोलता है, भाई तुम सब यही रहो और मैं देखो ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन से क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर, प्लेन से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये सब यहाँ लड़ रहे हैं, ये यहाँ लड़ रहे थे, अभी ये यहाँ पे लड़ रहा था इन दोनों से, रिपल्शन फील कर रहा था, अब इसने क्या किया, स्टेरिक हिंड्रेंस फील कर रहा था, तो अब इसने क्या किया, ये कहा भाई तुम सब प्लेन में रहो, मैं देखो ये सब प्लेन में ना, ये उठ के ऐसे आ गया, समझ पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, रिपल्शन Nr2 को कम फील होगा दोनों साइड से, तो ऐसे में हिंड्रेंस कम हो जाएगी, ऐसे में स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसके परपेंडिकुलर होने से, N के परपेंडिकुलर होने के बेंजीन रिंग से कुछ नुकसान भी हो गए। क्या हो गए कि अब बेंजीन रिंग से, चूंकि बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में जो N है वो नॉन प्लेनर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इसलिए अब नॉन प्लेनर सेटअप में रेजोनेंस तो होगा नहीं, रेजोनेंस की कहानी में सब बता चुका हूं, तो अब जब रेजोनेंस नहीं होगा, इसके लिए अब क्या होगा, अब N का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ जब डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ N इज लोकलाइज्ड एंड हेंस मोर बेसिक स्ट्रेंथ, और चूंकि लोन पेयर अब लोकलाइज्ड है, तो अपने लोन पेयर का बेहतर तरीके से ये H+ के साथ बॉन्ड करने में यूज कर सकता है ना रिलेटिवली, तो ऐसे में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ आ गया समझ में, लिख लो इसको। अब यहाँ पे देखो मैंने A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, तो देखो इसका SIR चल रहा है, तो ऐसे में इसका तो लोन पेयर N लेकर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, लोकलाइज होगा, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक ये है। यहाँ डी लोकलाइज तो होगा बट R पार्ट है इसलिए B, यहाँ पे सिर्फ H है इसलिए C, समझ पा रहे हो, तो डी लोकलाइज बाकी में तो होगा बट ये ज्यादा बेसिक होगा देन इसके। ये सब बातें पहले समझा चुका हूँ, कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी कॉपी कर लो। थोड़ी और कहानी यहाँ पे देख लो, SIR के एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो क्या रहने वाला जरा देखो, आपको पता है Nr2 एक डोनर ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड की एटम पे लोन पेयर समझा चुका हूँ, तो डोनर की तरह काम करेगा। और आपको ही पता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्डेड है O के साथ, तो ये भी रेजोनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ, ये विड्रॉइंग की तरह काम करेगा। तो डोनर दे रहा है, विड्रॉइंग ले रहा है, मतलब एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो कैसे चल रहा है, N की तरफ से CHO की तरफ चल रहा है, समझ पा रहे हो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जरा देखो Nr2 का जो लोन पेयर है और यहाँ भी CHO है, बट ऑर्थो पे क्या आ गए, 2 और 6 पोजीशन पे क्या आ गए भाई, वो आ गया बल्कियर ग्रुप्स, तो इस वजह से अब यहाँ पे SIR हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे इसके भी ऑर्थो पे आगे गया बल्कियर ग्रुप, तो ये भी प्लेन से परपेंडिकुलर, तो अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, अब इनके बीच में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो Nr2 से CHO की तरफ नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस की वजह से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में यहाँ पे एक दे रहा था दूसरा ले रहा है, मतलब एक देता जा रहा है दूसरा लेता जा रहा है, कहानी वही हो गई ना कि भाई जब हम क्या थे, कल को गुलाम थे ना, कुछ टाइम पहले आपको पता होगा, तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, हम सेवाएं कर रहे थे, हम सर्विस कर रहे थे, और रूल हम पे कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे ना। पॉइंट समझ पा रहे हो, मतलब क्लियर था कि वो रूलर है और हम पे रूल हो रहा है, मतलब पोलैरिटी जबरदस्त है, ये बॉस हो गए और ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये उनके अंडर में काम करने वाले लोग हो गए, मतलब ये पावरफुल ये वीक, एक क्या था, एक सीन क्लियर था, समझ पा रहे हो। फिर हमने फाइट किया, हम जगे, और फिर हमने क्या किया वो सब तो तुम जानते ही हो, समझ पा रहे हो, कहानी क्लियर है।
तो वही कहानी यहाँ भी। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलैरिटी बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का सेपरेशन, तो साफ साफ क्लियर है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ सब कुछ क्या साफ है, पोलैरिटी एकदम साफ है, कौन बॉस और कौन सर्वेंट एकदम साफ है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। ये म्यू बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी, समझ पा रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स कितने साफ है, जितने साफ होंगे उतनी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी पोलैरिटी बोलेंगे हम कि ज्यादा है, समझ पा रहे हो। बहुत अच्छा, जितना अंतर साफ होगा ना कि कौन बॉस कौन सर्वेंट, ठीक है, समझ आया। यहां पे देखो रेजोनेंस नहीं होने की वजह से अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा, ये सर्व नहीं कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में यहां पे बॉस और सर्वेंट का अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना और लेने के चांसेस रिलेटिवली कम हो गए। तो अब वो जो थिन लाइन थी, जो एक सेपरेशन था, वो उतना अच्छा नहीं रह जाएगा, मतलब पोलैरिटी अब उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ये म्यू ज्यादा है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है। डाइपोल मोमेंट यही कि कितना ज्यादा सेपरेशन है, कितना ज्यादा क्लियरिटी है बॉस और सर्वेंट में, इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जितना क्लियर होगा उतना डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी ही बताता है, समझ पा रहे हो। ठीक, यहाँ पे देखो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं दोनों, तो ऐसे में यहाँ पे ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको पता है कि बेंजीन रिंग कार्बन से मल्टीपल बॉन्डेड एन है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और यहाँ पे एन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ना, मतलब बेंजीन एक तरीके से डोनर की तरह काम करेगा सीएन के लिए ना। तो यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे आप जानते हो एसआईआर की वजह से बेंजीन डोनेट नहीं कर पाएगा, और बेंजीन जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो ऐसे में इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी, तो जिस वजह से इसकी पोलैरिटी जो ये सर्वेंट की तरह बेंजीन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे बॉस और सर्वेंट का जो एक क्या था, जो पोलैरिटी था वो कम हो जाएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम है और यहाँ पे आराम से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगी, आराम से सर्व कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा होगी, इसलिए इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे भाई कुछ समझ आ गया, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। चलो आगे चलते, जरा ध्यान से देखो। NH2 का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ एनालिन का सेटअप है, प्रॉपर डीलोकलाइज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे 2 और 6 पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होने वाला। अच्छा नहीं होने वाला, हाँ अभी अभी भी पढ़ा है, नहीं होगा। तो ये लोन पेयर, इसका क्या लोन पेयर रहेगा, ध्यान दो, इसका लोन पेयर क्या रहेगा, लोकेलाइज, इसका लोन पेयर क्या रहेगा, लोकेलाइज। तो यहाँ पे CN बॉन्ड कंप्लीट सिंगल ही रह जाएगा, बट यहाँ पे लोन पे डीलोकलाइज होने की वजह से कभी ये बॉन्ड डबल बनेगा तो एंड में आके फिर सिंगल बन जाएगा, मतलब रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल होता रहेगा। यानी कि ये बॉन्ड ना डबल है ना ही सिंगल है, क्या है, पार्शियल डबल है। ये देखो एक सिंगल बॉन्ड और एक डॉटेड बॉन्ड, कभी वो डॉटेड वाला क्या है, कभी डबल कभी सिंगल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा ना। और रेजोनेंस का ये बेसिक थीम है, इतना भी नहीं पता जो आके रेजोनेंस पढ़ो, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसे में आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी ना, ये सब समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। जितने ज्यादा बॉन्ड से तुम किसी से जुड़े होगे ना, उतना ही करीब होगे ना, तो उतना ही लेंथ, बॉन्ड लेंथ, दूरियां एक दूसरे के बीच उतनी ही कम होने वाली है ना। तो ऐसे में बॉन्ड लेंथ इसकी वाली, इसको ए बोला, तो इसकी ए की CN बॉन्ड लेंथ, ए की CN बॉन्ड लेंथ वो कम होगी बी के CN बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लोन पे डीलोकलाइज नहीं है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे सिंगल डबल होता रहेगा। तो ये आपका कहानी है पूरा कि बॉन्ड लेंथ और पोलैरिटी पे किस तरीके से SIR ने इम्पैक्ट डाला। आप जरा समझ जाओ कि स्टेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, जरा देखो ध्यान से, ठीक है ना। हटाते हैं इसको। देखो स्टेबिलिटी पे कैसे इसका इम्पैक्ट होने वाला है, एक एग्जांपल से जरा समझते हैं, देखेंगे जरा ध्यान से। हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है इस पोजीशन पे, दिख रहा है, अच्छा है। और ये OCH3 है, और ये नेगेटिव है, और इस तरफ दो, मतलब मिथाइल स्टाइलिश वाला बनाते हैं इसको, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा सीन, इधर वाला बॉन्ड हल्का तो नहीं दिख रहा ना, भारी कर दिया लो। तो अब क्या है, जरा ध्यान से देखो,
ये माइनस डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 और 6 दोनों पे नहीं है ना, यहाँ पे 2 और 6 दोनों पे है, तो ये डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा डीलोकलाइज? आपको पता होना चाहिए कि ये आपको पता है ना यार, ये अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यही तो नेगेटिव है ना, ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूम जाएगा, पता है ना आपको, डीलोकलाइज होगा ना, ये ऐसे करके लो सब बना दिया, तो डीलोकलाइज होगा नेगेटिव, आपको अच्छे से पता है। तो नेगेटिव तो डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे तो हो सकता है, बट यहाँ पे 2 और 6 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, तो SIR लगने की वजह से यहाँ पे वो डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बेंजीन रिंग इस नेगेटिव को ऑर्थो पैरा पे डीलोकलाइज करके स्टेबल करने वाली थी, वो अब नहीं कर पाएगी ना, समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब है इस वाले केस में जब 2 और 6 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, तब तब इस नेगेटिव को बेंजीन रिंग डीलोकलाइज नहीं कर पाएगी ना, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग डीलोकलाइज कर सकती है, क्योंकि 2 और 6 दोनों पोजीशन पे नहीं है, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे बेंजीन रिंग इस नेगेटिव को क्या कर सकती है? स्टेबलाइज कर सकती है, ऑर्थो पैरा पे भेज सकती है, बट यहाँ के नेगेटिव को ऑर्थो पैरा पे नहीं भेज सकती, क्योंकि ये तो प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, 2 और 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए ये नेगेटिव अपनी जगह पे बना रहेगा। और नेगेटिव जब डीलोकलाइज नहीं होगा तो परेशानी, डीलोकलाइज नहीं होगी तो एक ही इंसान के पास रहेगी तो वो ज्यादा परेशान हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लिख लो। अच्छा एक बात जरा समझो ध्यान से, देखने में क्या लगता है कि OMe ईथर ग्रुप क्या है? प्लस R होता है ना, डोनर्स होता है, तो यहाँ पे अरे भाई रेजोनेंस के अकॉर्डिंग डिसाइडिंग होता है ना, तो 2 डोनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ही डोनर है, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है? भले ही डोनर ग्रुप लगाओगे तो वो क्या है, डोनर ग्रुप तो आपको अच्छे से पता है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे देगा, तो नेगेटिव के लिए परेशानी की बात है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी के लिए, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो किसका लगेगा? SIR का, समझ गए? SIR, कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, बट अच्छे लेवल के जब MCQs बनते हैं तो उसमें एक्चुअल अगर आप कहानी को नहीं जान रहे हैं तो आपके नंबर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, खासतौर पर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस या मल्टीपल मैचिंग के क्वेश्चंस, तो ये सब में आप दिक्कत करते हो, ठीक है ना? कर लो जल्दी से, स्टेबिलिटी का भी आप समझ गए, आगे चलते हैं इससे। देखो, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड तो आपने पढ़ा है, बट ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलिन आपके लिए क्या है? थोड़ा नया है। आपको याद होगा ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जो आपने पढ़ा था, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता था, समझ पा रहे हो? क्योंकि वो क्या होता था, वो नॉन प्लेनर हो जाता था स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाती थी, याद है? परपेंडिकुलर हो जाएगा जाता कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ पा रहे हो? या अगर एनायन है तो कार्बोक्सिलेट, परपेंडिकुलर, नो रेजोनेंस, नॉन प्लेनर, समझा चुका हूँ ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में। अब यहाँ ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलिन, मतलब तब एसिड के लिए बात कर रहे थे तो सबसे आगे होता था ऑर्थो वाला, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया, तो बेंजीन रिंग की तरफ से डोनेशन जाकर के कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नहीं बढ़ाते थे, तो जिस वजह से उनकी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नहीं बढ़ाते थे, तो जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? H+ देना आसान होगा ना, ये सब बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, वही फैक्टर यहाँ भी है, बट थोड़ा नए अंदाज में। यहाँ का ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन क्या होगा? वो सबसे कम बेसिक हो जाएगा, बाकी जैसे पैरा के कंपैरिजन में अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, समझ पा रहे हो? या अगर आप बात करोगे मेटा, तो उसके भी कंपैरिजन अभी हम करने वाले हैं, आगे चल के आप देख पाओगे, एग्जांपल्स में दिखाऊंगा, फिलहाल अभी पॉइंट पे आते हैं। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इज लेस बेसिक देन एनिलिन इफ एट ऑर्थो पोजीशन OH और OR होगा, ये एक्सेप्शन है। OH और OR अगर होगा तो ऑर्थो इफेक्ट क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल। मतलब अगर एनिलिन के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा समझा चुका हूं, जस्ट बगल वाले ऑर्थो, जस्ट ऑपोजिट पैरा, बाकी जो बचे वो मेटा, समझ पा रहे हो? तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH और OR होगा तो ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा, तब वो उससे डिसाइड आप नहीं करोगे, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है? ये एक्सेप्शन था। अब पॉइंट पे आते हैं, लेस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इज लेस बेसिक देन एनिलिन बिकॉज ऑन प्रोटोनेशन ऑफ NH2, ये NH2 कौन सा है? ये एनिलिन वाला NH2, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। बॉन्ड एंगल क्या है? ये NH2 जो अभी अरेंज है, वो देखो यहाँ पे किस फॉर्म में अरेंज है, ये ध्यान दो, किस फॉर्म में अरेंज है, ये किस फॉर्म में अरेंज है? ये ट्रायंगुलर पिरामिडल के फॉर्म में अरेंज है ना। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की जो कहानी कही गई है, ये अप्रॉक्स में होगा, क्योंकि आपको पता है ना बेंजीन रिंग है तो हिंड्रेंस करेगा, और तो ऐसे में वहां पे बॉन्ड एंगल पे जो NH3 है एग्जैक्टली थोड़ा सा इंपैक्ट, तो बेंजीन चूंकि बल्कि है तो इंपैक्ट होगा, तो अप्रॉक्स इतने की बात कही जा रही है। क्या है?
अप्रॉक्स क्या कही जा रही है, अप्रॉक्स इतना होने वाला है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जो अभी ट्रायंगुलर पिरामिडल था तो लगभग जो 107.5 डिग्री या 107 डिग्री के आसपास का होना चाहिए, वो बॉन्ड एंगल अब चूंकि ये ट्रायंगुलर पिरामिडल से क्या बन जाएगा, जब H प्लस गेन कर लेगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा, कोई लोन पेयर नहीं, तो अब ये टेट्राहेड्रल सेटअप में आएगा तो लगभग 109.5 डिग्री के आसपास का कुछ एंगल होगा। तो जो HNH जो बॉन्ड एंगल है, जो यहाँ पे HNH का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ग्रुप्स थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहे हैं अपने को रखने में। तो अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप होगा तो अब चूंकि ये क्या हो गए, पहले अगर एनिलिन के ये मान लो n है और ये 2H अगर इतनी दूरी पे थे, तो अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो अब और थोड़ी दूरी पे आ जाएंगे ना। तो ऐसे में जो ऑर्थो पे जो ग्रुप होगा उनसे बोलेंगे ना भाई थोड़ा शिफ्ट होना, और ऑर्थो वाले ग्रुप पहले ही अपनी कंफर्ट जोन में है तो ये इससे बोल देंगे भाई थोड़ा कम जगह में बैठो ना यार, इतने में रहो जितने में थे। तो ये बोलेगा नहीं अब तो मैं ट्रायंगुलर पिरामिड से टेट्राहेड्रल बन चुका, तो अब मैं इतनी जगह में रहूंगा। तो उधर से वो भी रिपल्शन मारेंगे, इधर से ये भी रिपल्शन मारेगा, तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी हिंड्रेंस आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी। तो एनालिन बोलेगा कि भाई ऐसे होने में बॉन्ड एंगल बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत है, बॉन्ड एंगल बढ़ा क्योंकि H प्लस लिया था इसलिए, और H प्लस लिया था इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इसलिए ऑर्थो के साथ टकरार, ऑर्थो के साथ हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। इसलिए एनालिन के मन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई ऑर्थो पे चूंकि अपने ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ हिंड्रेंस होने लग जाती है, परेशानी होने लग जाती है, इसलिए ऐसा करो ना कि ये H प्लस की वजह से सारी दिक्कत थी, H प्लस को हो सकता है नहीं आने दें यार, या कम से कम आने दें, या इसके आने से दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, तो जब H प्लस नहीं आएगा तो इसी फॉर्म में रहेंगे तो हिंड्रेंस कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक तरीके से ये ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहा है, H प्लस के आने में H प्लस NH2 से जाके जुड़ पाए उसमें दिक्कत पैदा कर रहा है, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन क्या होगा, लेस बेसिक हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन है उसका NH2 एक बार सोचेगा कि भाई H प्लस को आने दे कि ना आने दे, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, वो दिक्कत सोचेगा, और सोचने की वजह से क्या आएगी, हिंड्रेंस आएगी, और फिर यहाँ पे इसकी वजह से वो अच्छा बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो, नोट कर लो जल्दी से, इसको हटाते हैं, इसको कुछ और कहानियां जरा करते हैं, और वो क्या रहने वाले एग्जाम्पल्स इसका कुछ कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल सब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, NH2 है, यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। तो ऑर्थो वाला अभी बताया कि क्या होगा, प्रोटोनेशन में दिक्कत आएगी। प्रोटोनेशन में दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल की वजह से रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, इस वजह से प्रोटोनेशन के बारे में एक बार सोचेगा। इसलिए ऑर्थो वाला क्या होगा, लेस बेसिक होगा देन नॉर्मल एनिलिन। समझा दिया आपको। ET बोले तो इथाइल ना, CH2CH3 पता होगा आपको, बहुत बार लिखा इसको। फिर यहाँ पे देखो कुछ और दूसरा सेटअप दिया बेसिक स्ट्रेंथ का, ये एक ऑर्डर हो गया। अब ये दूसरा ऑर्डर है, जब ऑर्थो पे इथाइल, मेटा पे इथाइल, पैरा पे इथाइल और दोनों ऑर्थो पे इथाइल। तो ध्यान दो, यहाँ पे 2,6 पोजीशन पे लगा दोगे इथाइल तो क्या हो जाएगा, SIR लग जाएगा। SIR की वजह से लोन पेयर क्या रहेगा, लोकलाइज्ड, क्योंकि ये NH2 जो N है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेंजीन रिंग के रेफरेंस पे, नॉन प्लेनर, नो रेजोनेंस, लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसलिए ये तो सबसे ध्यान दो, D वाला सबसे आगे। अब यहाँ पे देखो C में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करने का काम करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में समझाया, HCE मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। CH2 में 2 अल्फा H होंगे तो डोनेट उससे करेगा, जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना क्या होगा, डोनेशन अच्छा होगा। बेंजीन के रेफरेंस में जो कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन, उससे लगे H को अल्फा H, तो CH2 है ना, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड H, तो 2 अल्फा H इसके पास है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करके ये क्या करेगा, डोनेशन करेगा। तो फिर नंबर आएगा इसका बी में। अगर बात करोगे तो बी में आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे रेजोनेंस होता है वैसे ही नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी उसी पैटर्न पे होता है। तो मेटा से सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर पाएगा, और आपको पता है इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में डिसाइडिंग कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ज्यादा अच्छा डोनेशन ये करेगा देन इसके। और डोनेशन जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, एन का लोन पेयर तो है ही, साथ में और इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए डोनर ग्रुप क्या होते हैं, अच्छे होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब बातें समझा चुका हूँ, इसलिए फिर कौन आएगा, सी। और बी वाला क्या आएगा, ये मेटा वाला है तो ये आएगा। ऑर्थो इफेक्ट सबसे कमजोर, अभी समझाया, इसलिए सबसे बाद में। समझ पा रहे हो। अगला देखो यहाँ पे ABCD, यहाँ पे ऑर्थो पे CN क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप, 50 बार बताया आपको। ऑर्थो पे लगाया, मेटा पे लगाया, पैरा पे लगाया, फिर एक नॉर्मल साइक्लोहेक्साइल लिया, उस पे NH2 लगा दिया। तो साइक्लोहेक्साइल तो सबसे ज्यादा होगा बेसिक, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे लोन पेयर कोई डीलोकलाइज होने वाला सीन ही नहीं है। ऊपर से ये क्या रिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उल्टा इंडक्टिव से डोनेट भी करेगी, ठीक है ना।
तो ये सबसे आगे होने वाला है। और अब उसके बाद अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो Cn है और ये जो Cn है, ऑर्थो अभी हटाओ, जो मेटा और पैरा वाला है उस पर देखो, मेटा पोजीशन पे कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा। लेकिन पैरा वाला ये रेजोनेंस के अकॉर्डिंग विड्रॉ करेगा, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग विड्रॉ करेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर लेके जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो सी वाला है ये लेस बेसिक होगा देन बी से, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप बुरे होते हैं ना बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सी वाला लेस बेसिक होगा बी से। और रही बात ए में, तो ए में ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, इसलिए वो सबसे कम बेसिक होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन आपके सामने आया कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनर लगाओ, मतलब मेरा मतलब है चाहे डोनर लगाओ और चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, दोनों ही केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो होता है वो मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड से क्या होता है, लेस बेसिक ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ एनालिन के, चाहे डोनर ग्रुप लगाओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन मेटा और पैरा से क्या होता है, लेस बेसिक ही होता है। समझ गए बात को, नोट कर लो इसको। और वजह क्या है 50 बार आपको बताया, अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर भी आपको ओवरऑल देखो, ग्वानिडीन अभी जो प्रीवियस वीडियो है बेसिक स्ट्रेंथ का, उसमें आपको समझाया है कि कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया है। प्रीवियस वीडियो के एकदम एंड में आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन एलिफैटिक अमीन, वही RnH2 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में क्या ऑर्डर होगा, गैस फेज, एक्वस फेज, ये सब प्रीवियस वीडियो में बताया है। फिर बेंजाइल अमीन, फिर अमोनिया, फिर एनालिन, फिर इमीन्स, फिर अमाइड, अमाइड में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक, यानी कि मेरा मतलब है कि आर और बेंजीन रिंग जब लगा दो तब क्या होगा, उनमें ऑर्डर साइनाइड्स। ये ओवरऑल ऑर्डर आपको बता दिया है, इनको अलग अलग करके भी समझाया है। तो जिनको इनमें दिक्कत हो प्रीवियस वीडियो में जाके एग्जांपल्स देखिए, ढंग से उसको देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, बना लो भाई, इसको बना लो। यहाँ पे क्या रहने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है हाइड्रोक्साइड, इथॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देखो यहाँ पे दो डोनर है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से डोनर है, यहाँ पे दो तरफ से डोनर है, यहाँ पे तीन तरफ से डोनर है। तो जितने डोनर होंगे O माइनस उतना इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा और उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। नोट डाउन। एक और भी ऑर्डर लिख लो। देखो CH3 माइनस NH2 माइनस, आपको पता है मीथेन बड़ी मुश्किल से H प्लस देगा, इसलिए उसका मीथेनाइड अलग अलग करके ओवरऑल ऑर्डर में समझा चुका हूँ, बट अलग से भी समझा दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये सबसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। समझ पा रहे हो। तो इनके कॉन्जुगेट एसिड बना के भी सोच सकते हो कि कॉन्जुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका एनायन उतना रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो ऐसे में उस एनायन के लिए बेसिक एक्शन कर पाना उतना मुश्किल होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जल्दी से लिख डालो। बाकी रिकॉल करो, मोर एंड मोर रिकॉल करो।